नमस्कार, हिमाचल खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट और हिमाचल कोविड केयर ऐप का शिमला से किया शुभारंभ। तिब्बत में भूकंप के झटकों के लिए निर्वासित तिब्बत सरकार के डिप्टी स्पीकर ने चीन को ठहराया जिम्मेदार। बिलासपुर में निर्माणाधीन एम्स में कोविड की सेकेंड वेव को ध्यान में रखते हुए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ई संजीवनी पोर्टल के जरिए टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला के पीटरहॉफ से होम आइसोलेशन किट और कोविड केयर मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन किट कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए दी जा रही है। विधायक इन किटों को उन सभी मरीजों तक पहुंचाएंगे जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बता दें कि इस किट में बुकलेट, थर्मामीटर, मास्क, दवाई, च्यवनप्राश, मार्गदर्शक पुस्तिका, आयुर्वेद और विटामिन की दवाई हैं। हिमाचल के कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन किट लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ से इस किट का शुभारंभ किया व विभिन्न जगहों के लिए कोरोना किट की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। होम आइसोलेशन किट में काढ़ा, च्यवनप्राश, जिंक, मल्टीविटामिन, विटामिन सी जैसी औषधियां हैं। आयुष व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से ये किट बनाई गई है, क्योंकि हिमाचल में अस्पतालों से कई गुना मरीज घरों में हैं। उन मरीजों के लिए ये किट दी जाएगी। ई संजीवनी व कोविड केयर ऐप्स कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। ई संजीवनी स्पेशल ओपीडी के माध्यम से एम्स बिलासपुर के 70 डॉक्टर भी कोरोना में अपना सहयोग देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि कोरोना की शुरुआती दौर जब आया तो देश व प्रदेश में इससे लड़ने के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं थी। हिमाचल में पहला मामला जब आया तो 3 दिन बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, लेकिन 1 साल बाद हिमाचल के अस्पतालों की मूलभूत सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। आज 18 लाख से ज्यादा टेस्ट हिमाचल में हो चुके हैं। 1,75,384 अभी तक के कुल मामलों में 1,16,000 मामले दूसरी लहर में सामने आए, यानी कि दूसरी लहर बड़ी तेजी से बढ़ी। केंद्र से हिमाचल को हर संभव मदद मिली। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर तक तैयारियां की। आज ऐसा कोई कोरोना मरीज नहीं है जिसको अस्पताल में बेड न मिला हो। सरकार 5,000 बेड तक क्षमता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राधा स्वामी सत्संग व्यास ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया। 2,800 डी टाइप सिलेंडर को 6,000 तक बढ़ाया गया। ऑक्सीजन व वेंटिलेटर की कमी नहीं है। पिछले साल हिमाचल के अस्पतालों में सिर्फ 50 कार्यशील वेंटिलेटर थे, जो बढ़कर अब 700 हो गए हैं। प्रदेश में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल करके कोविड के एक एक मरीज के जान को बचाने के लिए जो प्रयत्न किए, प्रयास किए, उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में कम से कम एक स्थिति तो हमने ऐसे की है कि कोई आदमी अगर हॉस्पिटल आता है, हॉस्पिटल आकर के वो अपने कोविड की ट्रीटमेंट करना चाहता है, एक भी मरीज ऐसा नहीं है जिस मरीज को हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं हुआ, बिस्तर उपलब्ध नहीं हुआ। जांच तैयारियों की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हमने बहुत बेहतर ढंग से जो किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की। बहुत बड़े संकट के क्षण में जहां हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में काम करने की हर तरह से इस संकट में जो काम करने की कोशिश की, उसमें बहुत बड़ा एक विषय आता था कि हिमाचल प्रदेश में के मैन पावर को बढ़ाने की आवश्यकता थी। तो अभी तक हमने इस छोटे से सेकंड फेज में ही लगभग 3100 लोगों की नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के संकट के दौरान की हैं। होम आइसोलेशन किट की एक शुरुआत की गई और वो एक उस दिशा में एक प्रयत्न है, एक प्रयास है कि होम आइसोलेशन में जो हमारा मरीज है उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उसको मदद करने के लिए कि हमारा जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि हमारे विधायक इन होम आइसोलेशन किट को
उन सब घरों तक पहुंचाने में अपना सहयोग करें, अपना योगदान दें जो अपना इलाज घर में कर रहे हैं। जो परिवार, जो ऐसा भी पेशेंट है जो होम आइसोलेशन के अतिरिक्त जो हॉस्पिटल में है, उनको भी वहां पर अगर वो स्वस्थ होकर के घर पहुंच गए हैं, उनको भी मिलने के लिए हमारे विधायकगण जाएं। हमारे विधायकों के साथ हमारे जनप्रतिनिधि, पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि, वो भी इसमें हिस्सा लें और मिल करके वहां पर उनके पास जाकर के इस होम आइसोलेशन किट को पहुंचाएं। हमने इसमें एक तो इंस्ट्रक्शन की एक बुकलेट डाली है, थर्मामीटर डाला है, च्यवनप्राश डाला है, काढ़ा डाला है, सैनिटाइजर डाला है, मास्क डाला है और उसके साथ जिंक की टैबलेट्स हैं और उसके कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स हैं और उसके बाद मल्टीपल विटामिन के इसमें टैबलेट्स और हैं। आयुर्वेदा के कुछ एक टैबलेट्स हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और उसके साथ साथ में एक कार्ड भी उसमें डाला जिसमें उनके स्वास्थ्य की कामना, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और उसके साथ हमारा एक पत्र भी उसमें साथ है, ये हमने इसमें डाला है। जो भी प्रतिनिधि इस किट को लेकर के जाए वहां अपनी ओर से कुछ और कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है और मुझे लगता है कि वो करना भी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि यह किट कोरोना मरीजों के उपचार में काफी सार्थक सिद्ध होगी। इस किट में ऐसे स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ शामिल किए गए हैं जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे। सामान्य मुख्यमंत्री जी का यही विचार था कि आज हमारे प्रदेश का एक वर्ग जो है, एक काफ़ी बड़ी तादाद जो है आज दुख से जो है वो गुजर रही है, पीड़ा से गुजर रही है। तो सरकार का दायित्व है और सरकार का दायित्व जो है, जो सरकार, जिन लोगों ने ये सरकार बनाई है, हम इस पीड़ा की घड़ी में उनके घर जाकर के उनके साथ खड़े हों। और जैसे मूड़ी मैंने बात की कि मूड़ी लेकर के जाते हैं, हमारे यहाँ रिवाज है हमारे इलाके में, तो मूड़ी के तौर पर जो है ये होम आइसोलेशन किट हम उनको दें जिसमें च्यवनप्राश है जो कि उत्तम स्वास्थ्यवर्धक है, जो कि उत्तम फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने वाला एक टॉनिक है और संक्रमणों से जो है वो निजात दिलाने वाला एक अपूर्व जो है वो आयुर्वेद की एक दवा है। उसके साथ साथ ही कबासुर कोर्डिनीर करके एक इसमें टेबलेट डाली गई है जो कि एक आयुर्वेदिक औषध है और कोरोना संक्रमण की तीव्रता को कम करती है, प्रूवन है, रिसर्च के बाद जो है ये सिद्ध हुआ है। आयुष मंत्रालय ने भी इस दवा को जो है वो स्वीकृति प्रदान की है और उसके साथ साथ अन्य चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसमें मास्क है, इसमें सैनिटाइज़र है, इसमें जिंक है, इसमें मल्टी विटामिन की टैबलेट्स हैं, इसमें जो है थर्मामीटर है। यानी ये सब सामग्री जो है घर द्वार पर जो है ऐसे कोरोना संक्रमितों को जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बिगड़ते हालात को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास कोविड की स्थिति से निपटने के लिए कोई रणनीति ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर धरातल पर देखा जाए तो सरकार बैकफुट पर खड़ी है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि सरकार को गंभीरतापूर्वक कोरोना रिलीफ योजना बनानी चाहिए जिससे समाज के गरीब व मध्यम वर्ग को आर्थिक मदद मिल सके। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि सरकार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर चरम सीमा पर है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार की तैयारियां नाकाफी सिद्ध हुई हैं। अब तीसरी लहर आने की बात की जा रही है, लेकिन सरकार यह नहीं जानती कि आगे करना क्या है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में हर वर्ग आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार इनके लिए किसी भी तरह के आर्थिक मदद पैकेज के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने इन वर्गों के लिए विशेष राहत व रियायत की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता की जान की सुरक्षा करने के लिए योजना को धरातल पर लागू करे, न कि केवल मात्र भाषण से लोगों को तसल्ली दे। उन्होंने कहा कि सरकार की खोखली योजनाओं एवं कार्यशैली से आज जनता पूरी तरह निराश है। प्राकृतिक आपदा हो या महामारी हो, ऐसे समय में सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो परिस्थितियों के आधार के ऊपर ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे कि जनता की जान की सुरक्षा हो, उनके माल की सुरक्षा हो और उनकी आर्थिक परिस्थितियां सही सलामत रहें। जयराम सरकार जी, आप आज की तारीख में योजनाएं बनाने में पूरी तरह से असफल साबित हो रहे हैं। केवल मात्र आपको 2 योजनाओं के ऊपर बहुत ही सार्थक तरीके से काम करना है। एक, अस्पताल की सुचारू व्यवस्था का आंकलन करना। आज की तारीख में मरीज
महंगे अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अस्पतालों में उनको जिस तरीके से उनके रिश्तेदार वीडियोस वायरल कर रहे हैं, उससे स्पष्ट झलकता है कि कहीं ना कहीं आप जिम्मेवारियों को सुनिश्चित करने में नाकाम साबित हुए हैं। जितने भी प्राइवेट उपभोक्ता हैं, उनके बैंक के लोन, बिजली का बिल, आपको इस तरीके से उनकी दरों को कम करना है ताकि उनकी जेब का पैसा उनके पास ही रहे। जितने भी छोटे दुकानदार हैं, किसी ने कोई बैंक का लोन लिया हुआ है, कोई बड़े दुकानदार हैं उन्होंने बैंक का लोन लिया है, उस लोन की दर को आपको कम करना होगा। व्यापार चौपट हो चुका है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इतना बुरा हालत है, बस टैक्सी के लोग घर में बैठे बैठे रोड टैक्स आप उनसे ले रहे हैं, पैसेंजर टैक्स आप उनसे ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ऐसी योजना बनानी है जिससे कि आर्थिक परिस्थितियों से लोग जो हैं वो परेशान ना हों। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आर्यव्रत एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ननखड़ी में आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिविर के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए 35 लोगों ने रक्तदान किया। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी सामाजिक संगठनों को इस संकट काल में ज्यादा से ज्यादा रक्तदान शिविरों का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए करना चाहिए। प्रशासन वर्तमान में कर्फ्यू के दौरान ऐसे रक्तदान शिविरों के आयोजन की अनुमति अवश्य देगा। शिमला जिला के ननखड़ी खंड मुख्यालय में आर्यव्रत एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी ने लोगों से आह्वान किया कि कोरोना महामारी के दौर में रक्तदान के लिए लोग आगे आएं। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर तक कोरोना कर्फ्यू के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो, यह सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि आजकल कोरोना कर्फ्यू की वजह से रक्त की कमी हो सकती है, इसलिए समाज सेवी संस्थाओं से आग्रह किया गया था कि रक्तदान शिविरों का आयोजन करें। इसी अभियान के तहत ननखड़ी में आर्यव्रत संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ननखड़ी में ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है आर्यव्रत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, और उसी के लिए जो है मैं यहाँ आया भी था, और जो है अभी हमें बताया गया है कि यहाँ पे अभी तक 31 लोगों ने जो है ब्लड डोनेशन कर भी दिया है। आर्यव्रत एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष कॉल नेगी ने बताया कि ननखड़ी में रक्त की कमी होने के चलते उनकी संस्था द्वारा ननखड़ी के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में रक्तदान शिविर लगाया गया। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था ऐसे सामाजिक एवं सेवा से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है ताकि इस महामारी एवं विपदा के दौर में लोगों को सहायता मिल सके। जानते हैं कि इस समय कोरोना के कारण पूरा समाज जूझ रहा है। मौजूदा कोरोना काल में अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए हमारी आर्यव्रत एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी ने इसे ननखड़ी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन आज किया है। इस रक्तदान शिविर में अभी तक ऐसे 35 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया है और अभी भी ये जारी है। लगभग हमारा मानना है कि 50 के करीब रक्तदाता यहाँ पर अपना रक्तदान करेंगे। हमारी आर्यव्रत एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी लगातार ऐसे समाज कार्य में सक्रिय है और कोरोना काल में भी ऐसे समाज में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए उसके लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं पंचायत समिति ननखड़ी की अध्यक्षा प्रीति मंगल ने बताया कि ननखड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया ताकि अस्पतालों में रक्त की कमी ना हो। वहीं लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि इस कोरोना काल की जो ये महामारी चल रही है इसमें लोगों को ब्लड की काफ़ी आवश्यकता पड़ रही है, ताकि लोगों को भी संदेश दिया जा सके कि हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि ब्लड की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। कोरोना महामारी के इस दौर में मिल्कफेड नाहन किसानों के लिए मददगार सिद्ध हो रहा है। बता दें कि मिल्कफेड जिला के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों से दूध एकत्रित कर लोगों को घर द्वार पर मुहैया करवा रहा है। मिल्कफेड नाहन के तकनीकी अधीक्षक सुभाष लठ ने बताया कि कोरोना महामारी के इस संकट काल में जहां लोगों को आसानी से घर द्वार पर दूध उपलब्ध हो रहा है, तो वहीं किसानों की आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है और उत्पाद की कीमत सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली जा रही है।
कोरोना महामारी से जहां लोगों के रोजगार के साधन सिमटने लगे हैं, वहीं मिल्कफेड नाहन किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। मिल्कफेड नाहन के तकनीकी अधीक्षक सुभाष लठ ने कहा कि वर्तमान में मिल्कफेड जिला सिरमौर के विभिन्न क्षेत्रों के करीब 1500 किसानों से दूध एकत्रित कर रहा है। उन्होंने बताया कि दूध की गुणवत्ता की जाँच मौके पर की जाती है, जिसके बाद दूध मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ से कर्मी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मास्क व हाथों में ग्लव्स का प्रयोग करते हुए लोगों को घर द्वार पर दूध उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी करीब 1400 लोगों को दूध की होम डिलीवरी की जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है व किसानों को दूध की कीमत सीधे उनके बैंकों में डाली जाती है। लगभग 1500 फार्मर्स से दूध कलेक्ट कर रही है जी, जिनको मतलब पेमेंट्स वगैरह बिल्कुल टाइमली हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जी। और इसके साथ हमारे पास अभी मतलब सीजनल जो है सीड आया था, वो भी हमने फार्मर्स को अवेलेबल करवाया जी। तो इसके साथ जो है मतलब हम दूध की सेल जो है वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। उसके साथ हमारे पास कोई लगभग 1200 और 1400 के बीच में वो भी हम होम डिलीवरी कर रहे हैं जी। और इसके साथ हमने यहाँ पे एक पालियों और एक भेड़ों सोसाइटी 2 ऑर्गेनाइज की है। बफेलो मिल्क है, वहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है और लोग भी बहुत खुश हैं। इसके लिए वो मतलब अभी गर्मियों में के सीज़न में भी हमारे पास 600 लीटर वहाँ से दूध आ रहा है। और इसके साथ जो है हम पूरा कोविड में अपने कर्मचारियों जो है वो अपने कलेक्शन कर रहे हैं या अपने मार्केट में अवेलेबल अपने दूध दे रहे हैं, वो सभी इस कोविड का पालन करके दूध अपना डिस्टेंस बना के मास्क लगा के सबको मतलब जिम्मेवारी के साथ हम उसको निभा रहे हैं। और जिला सिरमौर में हमारे पास आ रहा है जी अपना मिल्क चिलिंग सेंटर राजगढ़, मरियोग और सरा, भागथन और भेड़ों और पालियों से। हम फैट कंटेंट्स के ऊपर हम ये दूध लेते हैं और उनकी पेमेंट जो है ऑनलाइन ही उनके अपने सोसाइटीज़ के खाते में और इवन फार्मर के अकाउंट में भी जा रही है। एक और जहां प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं अब प्रदेश में ब्लैक फंगस की दस्तक से भी लोगों में डर बैठ गया है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या, ये किन कारणों से होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आपके इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में फोर्टिस अस्पताल के ENT सर्जन डॉक्टर समित वधेर ने जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर समित से कि आखिर ब्लैक फंगस कितना घातक है और ये किस किस को अपनी चपेट में ले सकता है। ब्लैक फंगस को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। इसे ब्लैक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फंगस है वो बॉडी की जो नसें हैं, खून की नसें हैं, उसमें एंटर कर जाता है और वो आसपास की जो चमड़ी है और जो टिश्यू है उसका ब्लड सप्लाई रोक देता है और उसमें कालापन हो जाता है, इसलिए उसको ब्लैक फंगस कहा गया है। तो डॉक्टर, ब्लैक फंगस का प्रकोप क्या है? ब्लैक फंगस का जो प्रकोप है वो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो कोविड वायरस जो फैल रहा है उसके कारण जो यूज़ हुई जो दवाइयाँ हैं उसके कारण इम्यूनिटी पे असर हो रहा है और इसलिए ये इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा 30 to 50% से भी ज़्यादा हुआ है। डॉक्टर, ब्लैक फंगस के संकेत और लक्षण क्या है? हाँ जी, ब्लैक फंगस में सिर में दर्द होना, आँखों में धुंधलापन, आँखों की पलकों का भारीपन होना, उनमें सोजिश होना, आँखों के अंदर लालपन होना, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलना, नाक बंद हो जाना, साइनसेस में इन्फेक्शन होना, नाक से काला रंग का पानी निकलना या कभी कभी खून निकलना, ये इसके आम लक्षण हैं। मृत्यु दर की अगर आप बात करें तो इस फंगस की जो मोर्टेलिटी रेट है, जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। करीब 70% इसकी मृत्यु दर है। इनकी चपेट में ज़्यादातर ये लोग आते हैं जिनकी, जैसे मैंने कहा, इम्यूनिटी जो कम होती है, कमज़ोर होती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स या कैंसर पेशेंट्स या HIV से ग्रसित पेशेंट, किडनी डिजीज़ के पेशेंट या ऐसे जो नॉर्मल इंसान जिसने बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स का यूज़ किया है कोविड के चलते हुए, वो लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है। सबसे पहले रोकने से पहले तो इसकी जो हम जांच करते हैं उसमें नाक से दूरबीन के द्वारा इसकी एग्जामिनेशन करते हैं। अगर कोई कालापन दिखता है तो उस टिश्यू का सैंपल लिया जाता है बायोप्सी के लिए और उसमें जब वो कंफर्म हो जाता है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है या ब्लैक फंगस है
तो उसको हम एक मेडिकल तरीके से ट्रीट करते हैं अलोंग विथ डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट मतलब उस टिश्यू को पूरी तरह से सर्जरी के द्वारा निकालना, और एक इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी, उसको देना पड़ता है पेशेंट को 2 से 3 हफ्ते तक। पूरी तरह से तैयार है क्योंकि हमें पता है बाकी शहरों में बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है, और तो इसलिए ये हम हमारी रेडियोलॉजी टीम और ईएनटी का जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से इक्विप्ड है, क्योंकि हमारे पास दूरबीन से जांच करने के इक्विपमेंट्स हैं। हम हमारे ओपीडी में ही दूरबीन से जांच करते हैं और पेशेंट को हम ये जल्द से जल्द बता सकते हैं कि अगर कोई ब्लैक फंगस जैसी कोई शिकायत है तो उसका हम इलाज। तिब्बत में आए 7.2 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप के लिए निर्वासित तिब्बत सरकार के डिप्टी स्पीकर आचार्य यशी फुनसुक ने चीन को जिम्मेदार ठहराया है। यशी फुनसुक ने चीन पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि चीन के खाने के दांत और दिखाने के और हैं। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा ही विश्व पर्यावरण अधिवेशन में बतौर सदस्य शिरकत करता है, मगर तिब्बत को लेकर कभी सही आंकड़े नहीं दिखाता। ठीक वैसे ही तिब्बत में आधी रात को इतनी तेज गति से आए भूकंप में कितना जानी नुकसान हुआ है, इसकी भी तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, जबकि दुनिया में ऐसे बेहद कम देश है जहां की खबरें तुरंत प्रसारित न होती हो। यशी फुनसुक ने कहा कि चीन इसलिए भी इस प्राकृतिक आपदा के लिए जिम्मेदार है क्योंकि चीन द्वारा पर्यावरण का अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इतना दोहन किया गया है कि अब प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। भूकंप तिब्बत का पर्यावरण को चीन सरकार ने कई बार उल्लंघन करने की वजह से आज हमेशा तिब्बत के वो पर्यावरण के दुविधा के नाते भूकंप होते रहा, कई बार होते रहा, कई रूप में आया और अनेक परिस्थिति वहाँ के हमारे जो तिब्बती वासी जो वहाँ फंसे हैं। और आज भी जो सुनने को मिला कि वहाँ एक बहुत बड़ी भूकंप आया है, लेकिन अभी तक सुनने में एक अपने आप का सभी लोगों ने जान बचाने का पूरा कोशिश किया है। रातों रात सब अपना घर परिवार सब सही भागने का ऐसा सुनने को मिला है। लेकिन चाइना सरकार का हमेशा मालूम है कि छुपा के रखता है, असली समाचार तो बाहर आते नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी दुख है क्योंकि परिवार के सभी लोगों का जो सब कुछ अपना रहे नहीं है और अब दोबारा इनको अपना पुनर्जीवन करना पड़ेंगे। बिलासपुर में निर्माणाधीन एम्स में कोविड की सेकेंड वेव को ध्यान में रखते हुए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ई संजीवनी पोर्टल के जरिए टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर वीर सिंह नेगी ने बताया कि टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन शुरू करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर न केवल अप्रूवल किया है बल्कि लॉन्च भी कर दिया है। उन्होंने बताया कि एनएचएम के तहत ई संजीवनी पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएं जनता को उपलब्ध होंगी। इसके लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। मोबाइल नंबर दर्ज करने पर ओटीपी आएगा, जिससे पोर्टल खुलेगा और फिर किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज करने के अलावा सलाह मशवरा भी लिया जा सकता है। कोविड-19 के चलते रक्तदान शिविरों का आयोजन न होने से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में इन दिनों रक्त की भारी कमी चल रही है। ब्लड बैंक में रक्त नहीं मिल पाने के कारण मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के एमएस रमेश चौहान ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में प्रति माह 150 से 200 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में ब्लड बैंक में केवल मात्र 62 यूनिट रक्त ही उपलब्ध है। जिला हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में इन दिनों रक्त की कमी चल रही है, जिसके चलते जरूरतमंद मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ओ पॉजिटिव रक्त की भारी कमी है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के एमएस रमेश चौहान की माने तो मेडिकल कॉलेज में प्रति माह 150 से 200 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। कॉलेज के ब्लड बैंक में मात्र 62 यूनिट रक्त उपलब्ध है, जबकि ओ पॉजिटिव रक्त की अस्पताल में भारी कमी है। अस्पताल में मात्र ओ पॉजिटिव रक्त 4 यूनिट ही बचा है। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 के चलते जिला में रक्तदान शिविर आयोजित नहीं हो पाए, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में रक्त की कमी चली है। ये कोविड-19 जब से शुरू हुआ है तब से, क्योंकि हम कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, मैक्सिमम हमारी डोनेशन जो थी वो कैंप्स के थ्रू आ रही थी। क्योंकि अब कैंप्स नहीं ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इसलिए ब्लड की कमी चल रही है। अब तो हम सिर्फ रिप्लेसमेंट बेसिस पे ही ब्लड दे पा रहे हैं इस टाइम, क्योंकि ब्लड की रिक्वायरमेंट वही रही, बट हमारे पास कैंप्स ना होने की वजह से हमारे पास कम ब्लड आ रहा है,
इसलिए कमी चल रही है। सर, जैसे मान लीजिए किसी सीरियस व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसके लिए क्या अल्टरनेट है फिर? वैसे तो हमारे पास अभी तक 43 यूनिट्स ब्लड अवेलेबल है इस टाइम ब्लड बैंक में, पर कुछ ग्रुप्स हैं जैसे O पॉजिटिव है, इसकी हमें अभी सख्त ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 यूनिट्स हैं बचे हुए, 4 बैग बचे हैं और 7 पेशेंट्स को हमें रिक्वायर्ड है। तो जो अटेंडेंट्स हैं या कोई वॉलंटरी डोनर्स हैं उनके थ्रू ही हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी प्रवीण सोनी व रोहित शर्मा ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग उठाई है कि कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए रक्तदान शिविर आयोजित करने की परमिशन दी जाए। सरकार की तरफ से ये मानना था कि ये ऐसी महामारी है कि इस महामारी में ब्लड डोनेट करते वक्त थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी जो कहीं कल को चपेट में ना जाएं तो उन्हें को ब्लड की कमी ना हो, इस करके उन्होंने बंद किए हैं। लेकिन मैंने तो पहले कहा कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, हमारे यूथ कांग्रेस साथियों का प्रश्न है, अदर सोशल एनजीओज का प्रश्न है, उन्होंने इससे पहले काफ़ी ब्लड बैंक्स ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं और ब्लड डोनेट किया है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसी कमी आनी नहीं चाहिए जिससे कि प्रशासन ये कहे कि हमारे पास ब्लड नहीं है। और अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत है तो जिलाधीश महोदय जो डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन है उसमें इंटरवीन करें और ऐसा कोई इसमें कोई बायो मीडिया निकाले तो मेरे ख्याल से जो यहाँ सोशली एक्टिव लोग हैं वो इसमें पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वे 2, 3 या 4 के ग्रुप में लोगों को बुला करके उन अगर जो खुशी से अपना ब्लड दान देना चाहते हैं आए, ताकि जो कोविड के मरीजों को परेशानी हो रही ब्लड की, उनकी उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। कोरोना के इस दौर में आयुर्वेद पद्धति से कोरोना मरीजों को खास लाभ हो रहा है। आयुर्वेद को भुला चुके लोग एक बार फिर इस पद्धति को अपना रहे हैं। आयुर्वेद विभाग के एमडी डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय ने कहा कि विभाग द्वारा तैयार किया गया आयुष काढ़ा सभी के लिए फायदेमंद है और कोरोना मरीजों के लिए तो यह काफी लाभकारी साबित हो रहा है, बशर्ते इसका सेवन सही मात्रा में किया जाए। वहीं उन्होंने कच्ची हल्दी के सेवन को भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी लाभप्रद बताया। या जो लोग संक्रमित हैं उनको आयुष काढ़े का सेवन करने से अमृत के समान लाभकारी सिद्ध होता है। कारण क्या है कि इसमें 4 औषधियों से, हर्बल औषधियों से आयुष काढ़ा बना हुआ है, जिसमें सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी और तुलसी है। तुलसी बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है और श्वसन तंत्र संबंधी विकारों की एक बहुत ही अचूक औषधि आयुर्वेद में मानी गई है। इसके अलावा सौंठ और काली मिर्च ये दोनों पाचन तंत्र को और इसको बहुत सुदृढ़ बनाते हैं पेट के संबंधी, जिससे पाचन जब ठीक होता है तो रोगी को आराम होने लग जाता है और गर्म होने के कारण ये वायरस पर भी एक प्रकार से काम करती है और उसके लक्षणों को घटाती है। तो सौंठ, काली मिर्च और तीसरा हमने इसमें बताया दालचीनी। दालचीनी हृदय, दिल और दिमाग को शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि दालचीनी बहुत ही अद्भुत औषधि आयुर्वेद की है। तो हम इसमें सलाह देते हैं आयुष काढ़े का नियमित सेवन करते रहें और विशेष बात है कि आयुष काढ़े का थोड़ा सावधानी से करें, क्योंकि चारों चीजें गर्म प्रकृति की हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। आप दिन में 2 बार और आयुष काढ़ा थोड़ी मात्रा में सेवन करें। बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाता है तो कुछ रोगियों को इससे पाइल्स होना, इस तरह के लक्षण या कोई इस तरह के रक्त संबंधी रोग पैदा होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ज्यादा मात्रा में जो लोग सेवन कर जाते हैं, स्किन संबंधी डिसऑर्डर भी कुछ लोगों में देखने में आते हैं, तो ज्यादा मात्रा में आयुष काढ़े का सेवन न करें। और ये समझ लीजिए आयुष काढ़ा जो है लगभग 1 ग्राम एक व्यक्ति के लिए 1 ग्राम एक बार में पर्याप्त होता है, इससे ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा मात्रा है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत यह शास्त्रों में लिखा है। इसके अलावा हम बात करें, हल्दी बहुत अच्छी औषधि है। हल्दी का सेवन नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में कच्ची हल्दी का सेवन होना चाहिए, दूध में मिला करके ले लीजिए, क्योंकि ये इसको टर्मरिक जो है गोल्डन मिल्क के नाम से दुनिया भर में इस समय अपना डंका बजा रही है, क्योंकि हल्दी बहुत ही अद्भुत औषधि है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोविड संक्रमित पॉजिटिव जो हो गए उनके लिए, और कोविड के बाद पोस्ट कोविड के जो लक्षण आ रहे हैं उनमें भी ये जादुई औषधि है। जैसे हल्दी से हमें कहते हैं कि हल्दी का सेवन करते रहें। और आजकल जो है आंवला और इस तरह के गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और इस तरह नीम भी बहुत अच्छी औषधि है, इसका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। आयुर्वेदिक औषधि की बात करें तो च्यवनप्राश एक बहुत ही उत्तम रसायन है, जिसका नियमित रूप से सेवन करने से भी इम्यून सिस्टम बूस्टअप रहता है और हमें अनेक प्रकार के रोगों से सहज ही मुक्ति मिलती है। बाकी हमें अपनी जीवन शैली संयमित रखनी चाहिए, समय पर खाना पीना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन हमें करना है। गर्म पानी सेवन करते रहें, इसके द्वारा भी हमारे रोग में इस प्रकार के लक्षणों में बहुत लाभ मिलता है।
तो ये एक आधारभूत चीज़ें हैं जो आयुर्वेद की हम एक विशेष बातें बताते हैं, जिनके द्वारा रोगी अपने आप को स्वस्थ, सबल, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप में अपने आप को स्वस्थ और सबल बना सकते हैं। मेरा शिमला मेरा अभिमान संस्था द्वारा नगर निगम शिमला के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4 अनाडेल में सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान अनाडेल की पार्षद व पूर्व महापौर कुसुम सदरेट ने भी सफाई अभियान में भाग लेते हुए क्षेत्र की सफाई की। उन्होंने कहा, क्लीन क्षेत्र में काफी लोगों का आना जाना होता है, इधर उधर पसरी गंदगी की वजह से यहाँ लोग आने से परहेज न करें, इसलिए संस्था द्वारा यहाँ सफाई अभियान का आयोजन किया गया है। हमारा शिमला हमारा अभिमान के द्वारा वार्ड नंबर 4 ग्लेन नेचर पार्क में जो आज सफाई अभियान किया गया, जिसमें जो है वार्ड नंबर 3 के पार्षद सुनील धर जी मौजूद रहे और उसके अलावा हमारे सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे और जिन्होंने जो वहाँ पर बहुत अच्छे से सफाई की है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो है वहाँ पर बहुत लोगों का आना जाना हो रहा है आजकल, और जिस वजह से जो है वहाँ पर बहुत सारी गंदगी हो गई है। उसके तहत जो आज हमने सफाई की है और बहुत अच्छे से पूरे पार्क को अच्छे से साफ़ किया है। उसमें 2 रेन शेल्टर है और बहुत सारी और भी 2 पार्क है, अच्छे से उनको साफ़ किया है ताकि लोग आते हैं तो उनको अच्छी सुविधा भी मिले और अच्छा उनको वातावरण मिले वहाँ पर। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति पार्क में आता है या जो भी घूमने फिरने जो भी आते हैं, कम से कम थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि सभी वहाँ पे घूमने आते हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो आसपास का वातावरण है वो स्वच्छ और साफ़ होना चाहिए। इसी के लिए हमने आज सफाई अभियान किया। कोविड महामारी के इस दौर में जहां अपने अपनों से दूर हो रहे हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में कुछ लोग मसीहा बनकर लोगों की सेवा के लिए आगे आए हैं। इसी तरह नोफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी ने भी कोविड पॉजिटिव मरीजों को खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बताया कि उनकी संस्था पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के कार्यों में अपनी भूमिका निभा रही है और इसी क्रम को वे आगामी समय में भी इसी तरह जारी रखेंगे। नोफल संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि कोरोना काल में उनकी संस्था ने कई गरीब लड़कियों की शादी करवाई। वहीं घोड़ा संचालकों के घोड़ों के चारे के बंदोबस्त के अलावा उनके परिवार को जरूरत का सामान भी दिया। इसके अलावा आईजीएमसी और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में गुरु का लंगर सेवा शुरू की, ताकि अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों और उनके तीमारदारों को भोजन मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने संस्था द्वारा किए जा रहे अन्य कार्य गिनवाते हुए कहा कि संस्था ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को खाना उपलब्ध करवाने का भी जिम्मा संभाला है, ताकि इस मुसीबत की घड़ी में कोरोना मरीजों की सहायता की जा सके। कोरोना मरीजों की अगर हम बात करें तो हम पिछले साल से ही, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से लेके आज तक लगातार कोरोना काल के अंदर हम काम करते आए हैं। चाहे वो घोड़े एडॉप्शन की बात हो, चाहे 2500 परिवारों से ऊपर की उनको राशन देने की बात हो, चाहे बच्चों को एनर्जी ड्रिंक देने की बात हो, चाहे लड़कियों की शादी कराने की बात हो, तो ये सारे काम हमारी संस्था ने कराए हैं। 1000 से ऊपर बच्चों को हमने एनर्जी ड्रिंक दिया, 70 किलो दूध हमने कोरोना काल के अंदर बच्चों के लिए बांटा, ज़रूरतमंदों के लिए। इसके अलावा 16 लड़कियों की शादी है जो हमने कोरोना काल के अंदर कराई है। आज से हमने अपनी जो सेवा है वो शोगी में शुरू करी है। शोगी में एक परिवार जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया है, उनके घर में हमने खाना देने का काम शुरू किया है। इसके अलावा रिपन हॉस्पिटल में, जिसमें ये पूरा किचन है हमारे पास फ्री लंगर का, इसके अटेंडेंट्स को बिस्तरे, खाना पीना, फ्रूट्स, नारियल पानी, जो भी एक ज़रूरत का सामान होता है जो कोरोना और कोरोना के मरीज़ों को चाहिए होता है, वो सारा हम प्रोवाइड कराते हैं। कोरोना वायरस से बचाव और कोविड नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाए हुए हैं। इसी तरह शिमला की रहने वाली निधि वालिया ने भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक गाना तैयार किया है, जिसमें उनके भाई लवली वालिया ने भी उनका सहयोग किया है। निधि वालिया ने बताया कि वह अपने गाने के माध्यम से लोगों को एक संदेश देने का प्रयास कर रही हैं कि सभी लोग सुरक्षा मानकों का पालन करें और जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। संक्रमित होने से तू बचना, संक्रमित होने से तू बचना, संक्रमित होने से तू बचना, संक्रमित होने से तू बचना। बाहर जाना छोड़, सबकी मेहरबानियां, सबकी मेहरबानियां। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना नाम की जो हमारे देश में संकट आया है, उसकी दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी भी पड़ रही है।
आप सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगी कि घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है, और घर पर सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन समय समय पर चीन सरकार से 11वें पंचेन लामा की रिहाई या फिर उनके सकुशल होने की जानकारी देने की मांग करता आ रहा है। पिछले 26 साल से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन चीन से 11वें पंचेन लामा गेधून छयू की नियमा की रिहाई की मांग कर रहा है। रिहाई तो दूर, वह कहाँ है और किस हालात में है, इसकी भी जानकारी चीन द्वारा नहीं दी गई है। इतने वर्ष के बाद भी निर्वासित तिब्बत सरकार के लिए गेधून छयू की नियमा पहेली बने हुए हैं। चीन ने जब 1995 में तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे अहम व्यक्ति को 6 साल की उम्र में अपने कब्जे में ले लिया, तब उन्हें दुनिया का सबसे युवा राजनीतिक बंदी कहा गया था। 25 साल बाद भी उन्हें नहीं देखा गया। तिब्बती बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। 14 मई 1995 को तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख दलाई लामा ने पंचेन लामा को पहचाने जाने की घोषणा की। 6 साल के गेदून छुयाकी नीमा को 11वें पंचेन लामा का अवतार घोषित किया गया। वो तिब्बत के नाक्शु शहर के एक डॉक्टर और नर्स के बेटे थे। चीनी सरकार ने गेदून छुआकी नीमा और उनके परिवार को ही परिदृश्य से बाहर कर दिया और चीन के प्रभाव वाले बौद्ध धर्म गुरुओं से ऐसे पंचेन लामा की पहचान करने के लिए कहा जो चीन के इशारों पर चले। दलाई लामा की ही तरह पंचेन लामा को भी बुद्ध के ही एक रूप का अवतार माना जाता है। पंचेन लामा को अमिताभ यानी बुद्ध के असीम प्रकाश वाले दैवीय स्वरूप का अवतार माना जाता है, जबकि दलाई लामा उनके अवलोकितेश्वर स्वरूप के अवतार में माने जाते हैं। अवलोकितेश्वर को करुणा का बुद्ध माना जाता है। पारंपरिक रूप से एक रूप दूसरे स्वरूप का गुरु है और दूसरे के अवतार की पहचान में अहम भूमिका निभाता है। पंचेन लामा की उम्र और दलाई लामा की उम्र में 50 से अधिक साल का अंतर है। ऐसे में जब दलाई लामा के अवतार की खोज होगी तो ये काम पंचेन लामा ही करेंगे। चीन ने अपनी तरफ से एक दूसरे पंचेन लामा की भी नियुक्ति की है। हालांकि तिब्बती लोगों ने चीन के पंचेन लामा को मान्यता नहीं दी है। इस बार भी हमने एक ज्ञापन प्रचार किया, वो लोगों के समक्ष में अनुरोध पत्र हमने पिछले 17 तारीख को मई को हमने लोगों को एक की तरफ से ज्ञापन किया था, क्योंकि पेंचेन रिम्पोछे 10वें पेंचेन रिम्पोछे तो चाइना ने जहर खिलाकर जहर के ही उसकी वजह से कम उम्र में निधन हो गया था। और 11वें पेंचेन लामा 25 अप्रैल को 1989 को जन्म हुआ और 1995 के 14 मई को दलाई लामा जी ने घोषणा किया था, लेकिन 3 दिन के बाद 17 मई 1995 में चाइना ने अपनी एक राजनीतिक की वजह से उनके शहीद उनके परिवार के साथ किडनैप किया है, अपहरण किया है और आज 32 वर्ष के आयु में पहुंच गया है। और चीन ने उन्हें गिरफ्तार करके अपहरण करके 26 वर्ष हो रहा है और 26 वर्ष के अंदर आज तक दुनिया के लोगों ने आह्वान किया है कि अगर वो जीवित है तो दिखाइए। तो ये गुमराह करके अभी तक कहते हैं कि ये बालक है, सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति होगा भी तो अगर जीवित है तो दिखाइए उनका परिवार और उनके गुरुजी। तो ये इसीलिए आज तक दुनिया के लोग सर्वदलीय या पूरे विश्व के लोग, संपूर्ण तिब्बत के लोग कहते आए हैं कि असली क्या है पेंचेन रिम्पोछे, 11वें पेंचेन रिम्पोछे की परिस्थिति क्या है, वो जानना चाहते हैं। तो इसलिए दबाव दे रहा है, दबाव कर रहा है, लेकिन केवल चाइना शासक अपने आप में एक दादागिरी करने की वजह से आज कोविड-19 की परिस्थिति देखिए, भारत की सीमा की परिस्थिति को देखिए, अन्य पड़ोसी देशों की परिस्थिति को देखिए, तो कोई ना कुछ कह पा रहा है। तो इसलिए दबाव तो निरंतर डालना चाहिए। आज म्यांमार का देखिए परिस्थिति जो है वो भी चाइना ने किया है। आज विश्व में जहाँ जहाँ 2 देश के बीच में अगर कुछ न कुछ समस्या हो तो उसके पीछे ज़्यादातर चाइना के ही दुनिया को अपने आप को दादागिरी समझने के लिए कर रहे हैं।
रोहड़ू बाजार में व्यापार मंडल की ओर से एक सप्ताह के संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद दूसरे दिन करियाना, मीट व चिकन की सभी दुकानें खुली रही। उल्लेखनीय है कि रोहड़ू बाजार में एक सप्ताह के संपूर्ण लॉकडाउन के पहले दिन ही शुक्रवार को एग्रो एवं पेस्टिसाइड एसोसिएशन उपमंडल रोहड़ू ने सरकार की ओर से जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी दुकानें खुली रखी। शुक्रवार शाम को करियाना विक्रेता एसोसिएशन उपमंडल रोहड़ू व मीट एवं चिकन विक्रेता एसोसिएशन उपमंडल रोहड़ू ने वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजन कर शनिवार से सरकार की ओर से जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सभी दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। व्यापार मंडल रोहड़ू पूर्व महासचिव जोगेंद्र पाल ज्योति व एग्रो एवं पेस्टिसाइड एसोसिएशन उपमंडल रोहड़ू के अध्यक्ष लोकेंद्र चौहान ने बताया कि व्यापार मंडल रोहड़ू ने जो सप्ताह भर में पूर्ण रूप से बाजार बंद करने का एक तरफा फैसला लिया है, उसमें करियाना विक्रेता एसोसिएशन, मीट व चिकन विक्रेता एसोसिएशन और एग्रो एवं पेस्टिसाइड एसोसिएशन उपमंडल रोहड़ू की कोई राय नहीं ली गई, जिस पर तीनों एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की है और व्यापार मंडल रोहड़ू के एक तरफा फैसले के विरोध में सभी दुकानें खुली रखने का निर्णय लिया है। व्यापारिक वर्ग में जब तक किसी एकता नहीं होती या जो कार्यकारिणी है, प्रधान है, वो सबको विश्वास में नहीं लेते, तब तक कोई भी उसका आगे पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी ऐसा हुआ कि कुछ फेसबुक पर तो चला, लेकिन कुछ जितनी भी एसोसिएशनें हैं उनके प्रतिनिधियों को कुछ आमंत्रित किया जाता, उनके साथ सलाह मशवरा किया जाता, तब तो कुछ उसका निर्णय लिया जा सकता था। ये ठीक है, कोरोना कार्यकाल है, इसमें सबको एहतियात बरतनी चाहिए, सामाजिक दूरी रखनी चाहिए, दुकानों में भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आवश्यक कानून के तहत सरकार का भी ये आदेश है कि एसेंशियल कमोडिटी जो वस्तुएं हैं उसको लोगों को तंगी ना आए। तो उसमें ये है कि तंगी ना आए, लेकिन उसका प्रशासन तो प्रशासन की वजह से कोई भी ये बंद का कॉल नहीं थी और प्रशासन ने तो ये भी कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, ये आपके व्यापार मंडल की निजी राय है और आप इसमें अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन कल शाम को जैसे और भी टीवी पर या संवाददाता वगैरह ने इंटरव्यू लिए हैं, तो उसमें भी किराना एसोसिएशन से सलाह ली, कुछ दवाइयों वालों से ली, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हमें तो विश्वास में नहीं लिया गया और हम दबाव है कि लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं। अब जिसने रोज़ रोटी खानी है, रोज़ सुबह शाम अपना कमाना है और खाना है, तो उसको अगर शाम को 4-5 रुपये की भोजन ना मिले, चीज़ ना मिले, तो वो ज़रा मुश्किल प्रशासन के लिए भी मुश्किल आ जाता है। इसलिए प्रशासन ने, सरकार ने भी ये एसेंशियल कमोडिटी जो है इनको छूट दी हुई है और 3 घंटे का है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।